हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमांडेंट अजय यादव सर। और इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था सीआरपीएफ को ज्वाइन करना। एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्या लर्निंग्स थी अब तक और किस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया, और क्या टिप्स वो देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो थैंक यू सर, आपने इंटरव्यू के लिए इनवाइट को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आए। Thank you so much, Akash, and it's my pleasure to be at Military Mantra. And thank you so much once again. तो सर, अगर आप ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ सीआरपीएफ को ज्वाइन करने से पहले कैसी थी, और सीआरपीएफ को ज्वाइन करने का मोटिवेशन क्या था आपका। Before joining CRPF, I was a college graduate, and I passed out from IIT Jalandhar. And after that, I went for coaching institution. I used to study chemistry for 11th and 12th JEE and NEET. And since my family background is also from defense, my father is also an ITBP. So ये चीज side by side, it was there. I was always there, and हम इसी एमबीएस में नरिशमेंट हुआ, इसी एमबीएस में रहे, तो बैक टू स्क्वायर वन उस चीज पे आना ही था एक तरह से। बट यस, टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ फुल टाइम जॉब और ये सब का, तो इसलिए आई वेंट देयर। गॉट सर। तो सर, इससे पहले आपने बाकी एंट्रीज में भी ट्राई किया है, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या फिर आप सीधा सीआरपीएफ के लिए आपने अटेम्प्ट किया था। नो नो, दिस वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीएपीएफ, एंड ओके। आई हैवंट ट्राइड फॉर एनी अदर एग्जाम आल्सो। गॉट सर। तो सर, थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया इन टर्म्स ऑफ रिटन एग्जाम और एंड सब्सिक्वेंटली इंटरव्यू के लिए। Okay. If as far as preparation concerned, always I always feel not for this exam. I always feel it should be from paper and then your main preparation and then again exams oriented question papers. So the first phase means paper means PYQs. You should go through previous year questions and to understand कि भाई trend क्या चल रहा है. Earlier UPSC used to ask fact based question, now concept based question, now concept based current affairs. अब कंसेप्ट भी पूछा जाता है, साथ में करंट अफेयर्स भी जोड़ सकते हैं उसको ट्रिकी बनाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आप तब एनालाइज कर सकते हैं व्हेन यू गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे एक एक फायदा ये हो गया आपको, दूसरा आपको ये आइडिया आ जाता है कि व्हाट यू शुड रीड एंड व्हाट यू शुड नॉट रीड, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, व्हाट यू शुड नॉट रीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू शुड रीड। तो वो आइडिया आ जाता है। इसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, वट एवर, विद मेंटरशिप, विद वन टू वन गाइडेंस, विद कोचिंग, जो भी मोड आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सूट करता है उससे जाइए। एंड जब ये हो जाए, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि नहीं, नाउ आई कैन गो फॉर एग्जाम, तो फिर आपको जो सेकंड थर्ड फेज है, मीन्स के क्वेश्चंस पेपर लगाना है, वो आपको मॉक लगाना है। यानी कि योर जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज, देन योर मेन कोर्स मीन्स योर प्रिपरेशन, एंड देन इट विल एंड विद द मॉक इंटरव्यूज, मॉक टेस्ट, सॉरी। तो यही मेरा तैयारी का फेज था कि स्टार्टिंग में आई वेंट थ्रू पीवाईक्यूज एंड देन मेन अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाया कि नहीं नहीं प्रिपरेशन है, और वो ये जो ज़्यादातर 80% तैयारी है वो आपकी मेन फेज में ही रहती है। एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द मेन फेज, देन द रेस्ट ऑफ द 10%, और 10% पहले का, तो इस तरीके से तैयारी चलता है। और जो लास्ट के आपके मॉक रहेंगे उसमें भी आपको एक वार्म अप रखना है चीज़ों का, बिकॉज मॉक कोई भी कोचिंग या कोई भी एग्जाम सेंटर इतना बढ़िया नहीं करा पाएगा, तो उससे भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो ये फेज था मेरा, मतलब फर्स्ट आई वेंट थ्रू पीवाईक्यूज, देन माय मेन सिलेबस, एंड देन और मॉक टेस्ट। तो सर, आपने कोई स्पेसिफिक बुक्स आप रिकमेंड करते हैं कि इससे आपका जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, या फिर आपने कोई स्पेसिफिक कोचिंग ली थी जहाँ से आपको लगा कि ये बेहतर है, या फिर कैसा था आपका जो अप्रोच था वो कैसा था। एक्चुअली मैं कोचिंग तो नहीं गया था, बट एक तरह से कह सकते हैं इसको हिट एंड ट्राई मेथड था कि अगर अगर मैं इसको नहीं कर पाता तो देन आई डेफिनेटली मैं गाइडेंस में आता। बट आई वाज लकी, आई वाज फॉर्चुनेट कि जैसा मैं सोच के गया था जिन चीज़ों के बारे में, हो गया था। तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें करी वो ये थी कि जो सीएसई के लिए बुक्स हैं, सारी बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर ऑलमोस्ट सेम, और बस उतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बिकॉज इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो इतना इन डेप्थ में चीज़ें, इतना सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इतना टॉपिक ओरिएंटेड नहीं आती हैं चीज़ें। दे आर टू जनरलाइज, एंड मोर ओवर इंग्लिश ग्रामर इसके आसपास भी काफ़ी अच्छी चीज़ें चलती हैं। इंग्लिश ग्रामर, पैराग्राफ रीडिंग, इसका तो वो उसके ओरिएंटेड करना। बट यस, आपको अगर श्योर रहना है कि आपका रिटर्न अच्छा जाए, तो उसके लिए आपको श्योर रहना है कि मेरा जो प्री है, वो प्री का एग्जाम इतने मार्जिन से हो कि मेरे अबाउट 30 to 35 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हो। तो 30 to 35 का एवरेज लेने के लिए आपको प्री ओरिएंटेड स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूपीएससी की, सीएससी की तरह नहीं है
यहाँ पे आपके जो प्री के मार्क्स हैं वो गेम चेंजर हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फोकस है वो प्री पर रहता है, क्योंकि मेंस में उतना मार्जिन हम लोग, मेंस यानी कि रिटर्न, इसका इतना मार्जिन नहीं दे सकते। तो उस प्री के लिए आपको जितनी भी सीएससी की बुक्स हैं उनको पढ़ना है, रिलीजियसली पढ़ना है, बट उस डेप्थ में नहीं पढ़ना है। यू शुड बी नोन। पीवाईक्यूज में तभी गए, पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कितना मुझे इस डेप्थ में जाना है, कितना नहीं जाना है। मुझे कोई 20 मार्क्स का आंसर नहीं लिखना है उसके बारे में, बट आई शुड बी नोन अबाउट द फैक्ट, आई शुड बी नोन अबाउट द क्रोनोलॉजी, आई शुड बी नोन अबाउट कि भाई ये किस तरीके से आगे, इवन इन इंटरव्यू ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, और कोई भी क्वेश्चन को डिफेंस ओरिएंटेड कैसे बना सकते हैं। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, मान लो अगर हम 1857 का रिवोल्ट पूछ रहे हैं आपको, और सम पीपल कॉल इट सिपॉय म्यूटिनी, एंड यू आर गोइंग इन अ डिफेंस बैकग्राउंड, तो एक अच्छा इंटरव्यू वाला या एक अच्छा रिटर्न का एग्जाम ऐसे कर सकते हैं कि भाई सिपॉय म्यूटिनी था, तो क्या फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिफेंस एस्पिरेंट आप कैसे देख सकते हैं उसमें कि कहाँ लेकुना रह गए थे सिस्टम में, कि जो सोल्जर्स थे उस टाइम के, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनको अ, खड़ा होना पड़ा या रिवोल्ट करना पड़ा। तो इस तरीके से एक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है आपके इंटरव्यू में एज अ डिफेंस एस्पिरेंट। तो ये आपको स्टार्टिंग से ही इतना विजिलेंट रहना है, और ये चीजें उतनी जितनी बार आप उसको रिवाइज करते रहेंगे आप उतने तरीके से उस चीज को देखते रहेंगे। ये, और एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम बहुत इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी चीजें पढ़ते हैं, तो डिफेंस में आने के बाद भी यू हैव टू बी इन टच ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट। तो ये प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, ये सारी जो ड्राइव्स हैं आपको इसके साथ टच में रहना होगा। इसका बेसिक आइडिया आपको पहले से थोड़ा बहुत रहना चाहिए। तो द माई मोटिव इज दैट के स्टार्टिंग से जब पढ़ रहे हैं तो आप एक बैक ऑफ द माइंड रखना है कि मुझे इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट इतना शैलो भी नहीं रहना है कि मुझे इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ओरिएंटेड पढ़ रहा हूँ। देयर शुड बी अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक यूटिलिटी रहनी चाहिए कि इस चीज़ को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है। करेक्ट सर। सर अगर आप बता सकते हैं आपका इंटरव्यू कैसा था जब आपने सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया था, उससे पहले भी आपने कुछ मॉक्स दिए थे ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो और थोड़ा आप प्रिपेयर हो सके। यस, मैंने जगताप सर के 2 मॉक्स दिए थे पहले, एंड इट वाज क्वाइट मोटिवेटिंग, और उसमें मुझे फायदा भी मिला था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सर ने मुझे पॉइंट्स बताए थे, जो मिस्टेक्स पॉइंट आउट की थी वो बहुत जेन्युइन थी, और मैंने जो वर्कआउट किया फायदा भी मिला। और यूपीएससी के पैनल में जो भी अपने एक्स चेयरमैन थे जिन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया है, मनोज सोनी सर, इनका पैनल था, एंड देयर वर टोटल 4 मेंबर्स, और इट वाज क्वाइट कॉर्डियल। मींस आई वुड से आई वाज वेरी लकी कि मतलब चीज़ें बिल्कुल ऐसे स्मूथ गई कि मुझे पता ही नहीं चला 25 से 30 मिनट कब निकल गए। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम, मतलब जो डेस्क का फॉर्म का मेरा फोटो था, इट स्टार्टेड बिकॉज दैट फोटो वाज इन बियर्ड, एंड दैट वाज समथिंग स्ट्रेंज टू मी कि यार तुम डिफेंस एस्पिरेंट होकर यू हैव गिवन योर बियर्ड फोटो, बियर्ड फोटो दिया हुआ है तुमने। तो वहां से वो चीजें स्टार्ट हुआ, एंड मैं प्रिपेयर नहीं था कि अगर ऐसा कुछ पूछ लिया, बट यस, दे मेड मी रिलैक्स, दे मेड मी इन अ कॉर्डियल एम्बियंस, बिल्कुल एक तरीके से। फिर उसके बाद में कुछ मेरे ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो मैं इंजीनियरिंग करके आया था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, उसका यूटिलिटी क्या रहेगा डिफेंस में वो पूछा, एंड सम वर वेरी साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, एंड एट लास्ट देयर वाज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटीज थे, कि अगर ऐसा होता है तो आप कैसे करेंगे। एंड काफी चीजें अच्छी थी, एंड कुछ क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है इतना टाइम होने के बाद भी, कि एक आर्टिकल 15 मूवी आई थी उस टाइम, आयुष्मान खुराना की। दे आस्क मी क्वेश्चन के हैव यू सीन दैट मूवी, तो आई सेड यस, तो व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम दैट मूवी। तो दैट वाज दे वर वेरी, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कोई प्रिपेयर नहीं करा सकता है, जो आपकी जो जेन्युइन सोच है, जो आपका जेन्युइन टेम्परामेंट एंड थॉट प्रोसेस है, आप वहीं से आंसर देंगे। और ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी थे तो जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी, यू नीड टू हैव अ रीजन, कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके पास पहले से ही, आप फैब्रिकेट ना करें, जेन्युइन आंसर हमेशा हर चीज करना चाहिए, और बैलेंस्ड अप्रोच रहती है। तो पूरे इंटरव्यू में मैं पूरी बैलेंस अप्रोच के साथ ही गया कि भाई अगर आपको कुछ पूछेंगे तो यू नीड नॉट टू स्विंग इन एक्सट्रीम्स, यू शुड बी इन इन बिटवीन। तो ये था। गॉट इट सर। लेकिन सर आपके हिसाब से इंटरव्यू में अगर सक्सीड होना है तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो वो ऐसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अनलाइक एनी अदर कॉर्पोरेट इंटरव्यू, क्योंकि ये सीएपीएफ का है, आर्म फोर्सेस के लिए, तो ऐसी क्या क्वालिटीज एक इंटरव्यू में ढूंढते हैं आपके अंदर। To my mind, one should be honest with his or her answers. आपको नहीं आता है, यू शुड एक्सेप्ट इट, सर सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, और इसके जाने के बाद मैं कर लूंगा। और ऐसा क्वेश्चंस था भी, दे आस्क मी अबाउट व्हाट आर स्मार्ट टेक्सटाइल्स मी, बिकॉज माय ब्रांच वाज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एंड इट वाज वेरी, जैसे स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट क्लोथिंग है, सो ऐसे ही एक स्मार्ट टेक्सटाइल वर्ड था, बट उस टाइम दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं किया, इट वाज टू जेन्युइन। और उनमें से एक पैनलिस्ट ने बोला कि ये तो आपको आएगा, एंड ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, कह रहे स्मार्ट मींस ये, बट वो स्ट्राइक ही नहीं किया उस टाइम पे। सो आई थिंक माई थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, वो स्ट्राइक ही नहीं किया उस टाइम पर माइंड में कि स्मार्ट किसी चीज का अगर लगा तो इट मीन्स कि सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ब्लेंड करने के बाद जो चीज बन जाए।
द क्लोथ्स विच है, वो आपके जो बॉडी के टेम्परेचर को बता सके, आपका पर्सपिरेशन क्या है, हार्ट बीट रेट क्या है, यही था। और उसी चीज़ को जब इंटरव्यू के बाद मैं सोचा तो आ गया। बट जो मुझे लगा उस टाइम पर, आई एक्सेप्टेड, मैं सॉरी सर, आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन बट आई डोंट नो, बट जनरली आई विल गो थ्रू सम टेक्स्ट मटेरियल एंड आई विल गेट दिस आंसर। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने भी इसके बाद में इस चीज़ को वहां पर नहीं रहने दिया और एक्सेप्ट नहीं करा कि अरे आपको ये भी नहीं पता है, ऐसा कुछ। तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर आंसर्स, और डेफ नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू, बट यस आप अपने डेफ को पकड़ें, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को पकड़ें, आप उसमें हर चीज़ में स्केच आउट करें कि जैसा हर किसी का अलग अलग डेफ भरा होता है कि मैंने हॉबीज भरी हैं तो क्या सोच के भरी हैं, इस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफ माई हॉबीज स्पोर्ट्स, तो आप स्पोर्ट्स को कैसे आगे डिफेंस में जाएंगे, आप कंपनी कमांड करेंगे तो हाउ, आप इसमें कैसे लेकर जाएंगे, आप इसको हॉबी अगर सिंगिंग है तो आप उसको कैसे अपने काम के साथ रिलेट करेंगे। दिस इज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, और यही होता है। तो इस तरीके से आपको पहले खुद अपने डेस्क के थ्रू बार बार जाना पड़ेगा जिन प्लेसेस में आप रह के आ चुके हैं, मान लो, बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो इन ITBP, इन डिफेंस बैकग्राउंड। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था कि आप इतनी जगह पे रहे हैं, तो आपसे देहरादून के बारे में या जिन सिटीज में आप रहे हैं वो पूछ सकते हैं कि भाई इस सिटी में आपने क्या रखा है, इस सिटी में ऐसा करें। तो ये बेसिक चीजें हैं, उसके बारे में पता रहना चाहिए। आप अपने डेफ फॉर्म को बार बार पढ़ते जाएं, और जो मॉक दें आप, उसमें मॉक में भी आप बोलें कि आप डेफ में पूछे, बिकॉज एक बार को आप किसी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, किसी SRT का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। बट अब आप अपने बारे में ही नहीं जानते जो आपने दूसरे को बताना चाहते हैं, तो दैट इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम अ फ्यूचर ऑफिसर। So first thing is your honesty, and second thing is you need to go through properly from a detailed application form there. These are my two takeaways from that. गॉड सर। सर अगर आप ये भी बता सकते हैं, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था एकेडमी में, कहाँ पे ट्रेनिंग होती है आपकी, और कोई एक्सपीरियंसेस थे आपके ट्रेनिंग के अंदर जो काफी मेमोरेबल है, जो आप शेयर करना पसंद करेंगे? CRPF ऑफिसर्स की ट्रेनिंग गुड़गांव में होती है, GC गुड़गांव में, ग्रुप सेंटर गुड़गांव कहते हैं, कादरपुर बादशाह, ये सोना रोड के पास में, सेक्टर 55 के पास पड़ता है। और बहुत अच्छा प्लेस है। मतलब अगर इफ यू टॉक अबाउट यूटिलिटीज, तो बहुत सारी यूटिलिटीज हैं। जो है शूटिंग रेंज है उनके पास, और ये फायरिंग रेंज भी है उनके पास, काफी यूटिलिटीज है। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड द बेस्ट पार्ट टिल नाउ ऑफ माई सर्विस आर फ्रॉम ट्रेनिंग डेज। So the best thing about training and the as you are talking about की memories, तो ट्रेनिंग में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यू नीड टू नो अबाउट द टीम वर्क। जितना हम पढ़ते हैं टीम वर्क के बारे में, वी गेट टू एग्जीक्यूट कि भाई एक्चुअल में टीम वर्क क्या होता है। कि जब आप एक 10-11 के स्क्वाड में रहते हैं और कोई भी एक गलती करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको चीज़ें नहीं पता, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, उसके बावजूद भी एज अ टीम आप पनिश किए जाते हैं, एज अ टीम आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं करते फिर भी आपकी टीम जीत जाती है, तो आपको रिवॉर्ड की भी एज अ, बिकॉज माई स्क्वाड वॉज बेस्ट स्क्वाड ऑफ माई ट्रेनिंग डेज, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है चाहे आपने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया ना, जब बिकॉज बीइंग अ मेंबर, एज अ डिफॉल्ट मेंबर ऑफ दैट स्क्वाड, आपको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और जो मैंने सीखी वो इसी का एक वर्जन था जिसको हम रगड़ा कह देते हैं कि भाई पनिशमेंट हो देखा जाए इसको। ये सबसे बेस्ट पार्ट मेरा यही था ट्रेनिंग, क्योंकि इसको लेकर के जो स्टार्टिंग में मेरा व्यू था, और दैट वाज क्वाइट ईगोस्टिक व्यू और क्वाइट एडमेंट व्यू कि अरे यार पनिशमेंट कैसे दे दी, ये पनिशमेंट से ये हो गया, लोग क्या सोचेंगे, मेरे इंस्ट्रक्टर्स फैकल्टी में वो। लेकिन विद द टाइम ये एक साइकोलॉजी जो डिफेंस फोर्सेज में है रगड़े को लेकर के, ये मुझे समझ आई। और ये साइकोलॉजिकली आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेडिशन कहें, कस्टम कहें, या फील्ड पे रहने का तरीका है। इसमें आपको चीज़ सिखाई भी जाती है, आपको एक फ्रेटर्निटी कॉमरेडशिप भी डेवलप की जाती है कि गलती कोई भी करेगा एंड ऑल विल बी इक्वल। थर्ड थिंग, आप फिजिकली और मेंटली ग्रो करते हैं। फिजिकली तो आपको काम ही ऐसा दिया जाता है कि आप फिजिकली इंगेज हो। मेंटली आप अपने माइंड को, बिल्कुल होता है कि आप बर्दाश्त का मादा कहते हैं, फौज में वर्ड होता है आपका, जो चीज़ों को बर्दाश्त करने का तरीका है, वो आप सीखते हैं उससे। एंड थर्ड थिंग एंड द बेस्ट थिंग इज आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, बिकॉज तगड़े की एक खास बात है कि जब भी आपको कभी पनिशमेंट या दिया जाएगा वो हमेशा आपके आपके फ्री टाइम में दिया जाएगा। जब बाकी लोग रेस्ट कर रहे होंगे या बाकी लोग फ्री हो चुके हैं तब आपको दिया जाएगा। तो ये 3-4 चीजें जब बार बार आप उस प्रोसेस से जाएंगे, या तो उस आप चीज में आप एक्सेल कर जाएंगे, या उस चीज को आप फिर आगे करेंगे ही नहीं। या तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, नहीं यार अगर ये हुआ तो ये मुझे मिला, तो आई एम प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है, फिजिकली मेंटली मैं तैयार हूँ भाई, अपना मैंने टाइम मैनेज कर लिया, बाकी काम मैंने अपने तैयार कर रखे हैं, अगर मुझे लंच में भी जाना पड़े चले जाऊंगा, ठीक है ना। या फिर आप उस काम को अवॉइड कर देंगे। और डिफेंस में इन दोनों की चीज़ है, अब डिसीजन मेकिंग में दिस इज द बेस्ट थिंग, इधर यू शुड अवॉइड दैट पार्ट। अगर आप उसको कर रहे हैं तो फिर आप यू शुड मेक दैट डिसीजन राइट। ये जो पूरा साइकोलॉजी है, ये बार 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 बार
एज अ टीम जब देखा उसको, तो ये मुझे सबसे अच्छा कस्टम ट्रेडिशन जो भी था बहुत अच्छा लगा। दिस इज द, और इसके अंदर फिर इन बिटवीन बहुत सारे पार्ट्स थे, किस लिए लगने के लिए भेजते थे और क्या था। स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं आती थी, बाद में कई बार इंटेंशनली भी हम लोग चले जाते थे फील्ड में। तो वो मेमोरीज हैं। माई स्क्वाड वॉज वेरी हमारा स्क्वाड काफ़ी एक्टिव स्क्वाड था, तो उसकी काफ़ी मेमोरीज हैं। फायरिंग रेंज पर जा करके, साइड में जा करके वो पनिशमेंट्स बच्चों का चाल वो एक पार्ट रहता है ट्रेनिंग का, जो आपको हमेशा इंगेज करके रखता है। मतलब राइट फ्रॉम वी यूज टू वेक अप एट 5, मतलब मिनिमम 5 बजे उठते थे और शाम को 8 बजे तक वी वर टोटली इंगेज, और फिर भी अगले दिन के लिए रेडी रहना, उस टाइम को भी ऐसे मैनेज करना। तो ये सब ट्रेनिंग का एक पार्ट था विच इज़ वेरी मेमोरेबल टू मी टिल नाउ। गॉड सर। सर मेरा एक और सवाल था। जब आप इंटरव्यू पास होते हैं तो आपके पास सी विद इन सीएपीएफ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना, कि आईडीबीपी होता है, यू हैव सीआरपीएफ, उसके बाद बीएसएफ। तो उसमें आपने कैसे चॉइस किया था, और यूजुअली कैसे लोग डिसाइड करते हैं, और आपने कैसे डिसाइड किया कि यू वांटेड टू जॉइन सीआरपीएफ? एक्चुअल में आप जब डेफ भर के देते हैं यूपीएससी को, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसी टाइम पर आप मेंशन कर देते हैं अपने प्रेफरेंसेस को। एंड देयर आर 5 प्रेफरेंसेस फॉर एनी सीएपीएफ एस्पिरेंट: सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एंड वन मोर आई जस्ट फॉरगॉट। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ एंड सीआरपीएफ, ये हो गए 5 रहती हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी रहती है, बिकॉज माय फादर इज फ्रॉम आईटीबीपी, तो मोस्ट ऑफ द एमबीएस में देखा हुआ था कहाँ कहाँ पोस्टिंग है। और तो होता है कि कुछ और नया देखना है एक तरह से, बिकॉज इन डिफेंस वन थिंग, इन डिफेंस एरेना यू शुड नो कि मूवमेंट बहुत रहता है, तो यू कैन नॉट स्किप कि नहीं नहीं नहीं। हर आप कोई भी बेल्ट का जॉब करेंगे तो उसमें ऐसा इश्यूज रहता है, या फिर आप इसको एक चैलेंज की तरह लें। तो वो देख के कभी भी आपके सामने कंसर्न नहीं होना चाहिए कि यू आर आस्किंग फॉर अ पीस पोस्टिंग। तो पीस पोस्टिंग जैसा कुछ रहता नहीं है, एंड स्पेशली फॉर सीएपीएफ ऑल्सो। तो वो तो फैक्टर था ही नहीं, तो फैक्टर ये था कि अब एक्सपोजर किस में मिलेगा। तो सीएसएफ का वैकेंसीज बहुत कम थे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज नॉट श्योर कि इतना ज़्यादा रैंक आएगी। उस टाइम 16 वैकेंसीज थे। तो उसके बाद तो फिर सीएसएफ का एक स्टैटिक रोल है, उसके अलावा बाकी सबका रोल बहुत डायनेमिक है, एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, और इट इज़ वेरी ओरिएंटेड टू दी सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। और इसके रिलेटेड है कि भाई जैसे सोशल टेंशन बनेगा तो, या बॉर्डर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। तो उसमें सीएसएफ इस ऑप्शन की वजह से हट गया, आईडीबीपी इस ऑप्शन की वजह से हट गया। एंड देन आई गेट टू नो अबाउट सीआरपीएफ, इसके रोल के बारे में पढ़ा, तो बहुत डायनेमिक रोल है इसमें। एंड इफ यू गिव मी सम स्पेस ऑफ टाइम, तो मैं बताता हूँ। इस वजह से विद इन सीआरपीएफ आपके पास इतना ऑप्शन है कि आपके पास रैपिड एक्शन फोर्स है, जो दंगा रोकने के लिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज के लिए, पब्लिक ऑर्डर इश्यूज के लिए। आपके पास कोबरा है, अगर आप फिजिकली फिट हैं इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर सर्विस, आप कमांडो लाइक टास्क करना चाहते हैं, तो आपके पास कोबरा है। आपके पास आईएएम पुणे है, आईडी से रिलेटेड आप एक्सपर्टीज बनना चाहते हैं, आईडी मैनेजमेंट के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसको फील्ड में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपके पास आईएम पुणे, आईडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है आपके पास। आपके पास ट्रेनिंग ओरिएंटेड बहुत सारा काम है, इफ यू वांट टू बी अ गुड फैकल्टी इन ट्रेनिंग, और एक अच्छा बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन। तो विद इन सीआरपीएफ ही चीजें। वीआईपी सिक्योरिटी है आपके पास, इससे पहले आपका एसपीडीजी था, एसडीजी है। तो वीआईपी सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं आप, मान लो अपने प्रोटेक्टी के थ्रू के रिगार्डिंग जाना चाहते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो विद इन सीआरपीएफ मतलब इतना एक्सपोजर था, तो ये चीज मुझे फैसिनेट है कि अगर आप डेपुटेशन की नहीं जाते हैं, और आप डेपुटेशन में, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आपके इतना डायनेमिक्स है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा पैन इंडिया जो प्रेजेंस है सीआरपीएफ का, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप सेंटर्स, विद द हेल्प ऑफ बटालियन, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ये ऐसी चीज है कि दैट मेक्स यू, हमेशा आपको एक अलाइव रखने की चीज मैंने ऐसा सोचता हूँ रखती है। जैसे विद इन, जब से पास आउट हूँ 1.5 ईयर्स, कर्नाटका इलेक्शन, आई हैव गॉन थ्रू कर्नाटका इलेक्शन, देन भुवनेश्वर, आफ्टर दैट अमरनाथ यात्रा इन श्रीनगर, एंड देन छत्तीसगढ़ ऑल्सो, एंड वेस्ट बंगाल इलेक्शन, नाउ आई एम इन उड़ीसा। तो यू कैन टेक इट एज एन चैलेंज और एज अ नेगेटिव इशू कि यार इतना मूवमेंट है, बट इफ यू आर एंजॉइंग योर जॉब, तो इट्स अ काइंड ऑफ गुड थिंग। आप घूम सकते हैं, नई चीज, नए लोगों को जानना, नया काम सीखना, तो आप एक जगह पर सीमित नहीं है। ये सीआरपीएफ में जो लोग पहले से भी थे, जो सीनियर्स थे हमारे, मैं उनसे भी बात करते बोला कि दिस इज वन थिंग विच इज वेरी गुड, और अगर ये किसी को पसंद है तो सीआरपीएफ इज द बेस्ट चॉइस फॉर देम। गॉड सर। तो सर मेरा एक और सवाल है, जैसे आर्मी में रेजिमेंट्स होते हैं, यू जॉइन अ स्पेसिफिक रेजिमेंट, तो या इवन इन सीआरपीएफ यू हैव बटालियंस, तो आपके किसी एक स्पेसिफिक बटालियन में अटैच हो जाते हैं, या ये यू मूव कीप मूविंग अराउंड द बटालियंस, ये असाइन कैसे होता है? सीआरपीएफ में भी पहले रेजिमेंटेशन था बिफोर 2010।
रेजिमेंटेशन था, पूरी एक मतलब बटालियन को रेजिमेंट कहा जाता था, तो पूरी बटालियन एक साथ मूव करती थी। अभी रेजिमेंटेशन डाइल्यूट कर दिया है। अभी पर्सनल ट्रूप्स ये सफल करते हैं, बटालियन वहीं रहती है। तो ऑन रिकॉर्ड वो नहीं है। बाकी ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर गेटिंग पास आउट फ्रॉम ट्रेनिंग, आपको बटालियन अलॉट किया जाता है। तो वो बटालियन में आप 3 to 4 ईयर सर्व करते हो और बटालियन चेंज होता है। फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि विद इन बटालियन का एक ग्रुप सेंटर बनाया हुआ है फॉर एडम पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। और उन बटालियन से फिर एक पैरेलली निकला है ऑप्स रेंज कहते हैं उसको। तो रेंज बनाया हुआ है, जैसे वहाँ कॉप्स रहता है तो यहाँ रेंज रहती है। तो इधर एडम काम के लिए ग्रुप सेंटर हो गया, और ऑपरेशनल काम के लिए रेंज होता है। फिर इस तरह से सेक्टर बनता है, फिर सेक्टर से जोन, और वो सब फिर स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। गॉड सर। तो सर अगर आप ये भी बता सकते हैं, एज एन ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इन जनरल, कहीं कहीं पे भी अगर ऑपरेट करते हैं, तो आपका एक कोई भी आइडियल डे कैसा दिखता है? सिंस आई एम इन अ जनरल ड्यूटी बटालियन, और मेरे पास एक जीडी कंपनी है, कोबरा नहीं है, ना वीआईपी सिक्योरिटी, ना रेफ है। तो एक जीडी बटालियन में कंपनी कमांडर का रोल जनरली रहता है वो सारा का सारा, मतलब आपको लीव मैनेजमेंट करना है, आपको ऑपरेशनल ड्यूटी करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करनी है, आपको और भी कोई वेलफेयर ओरिएंटेड टास्क लगता है ट्रूप्स मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो भी लगता है। तो इट इज़ अ वेरी वर्सटाइल रोल। तो इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते कितना है, बट यस, आपको जो ड्यूटी मिलती है ऑपरेशनल ड्यूटी वो करवानी है। आपको मोटिवेशन में मॉरल कंपनी का हाई रखना, आप कैसे रखना है इट्स ऑन यू। कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू आप उनके साथ चौपाल लगाएं, दरबार लगाएं, आप बैठ करके बात करें, वन ऑन वन करें, जिस तरीके से आप हंसी मजाक में स्पोर्ट्स खिलाएं उनको, स्पोर्ट्स इज द बेस्ट वे वो कराएं। आप बाहर ड्यूटी के टाइम पर भी इंटरेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके थ्रू आप मॉरल मोटिवेशन हाई रखना है। लीव मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहता है, स्पेशली ये जो फेस्टिवल का टाइम है, इसमें बहुत सारे लोगों को लीव जाना, तो हाउ यू विल प्लान, बिकॉज ताकि आपको एक मिनिमम ऑपरेशनल स्ट्रेंथ तो मेंटेन करनी ही करनी है, क्योंकि सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। तो वो कैसे मैनेज करना है कि आपको लीव सबका हो भी जाए और किसी को एक तरह से स्ट्रेस में भी ना रहे कोई, जिसका प्रायोरिटी हो उसको प्रायोरिटी पे मिल जाए, तो लीव मैनेजमेंट भी एक इशू रहता है। देन और भी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव काम में आ जाता है, मैथ्स आ जाता है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में आ जाता है, कैंप का मेंटेनेंस आ जाता है आपका। इसके बाद में आपका आता है एक सबसे बड़ा टास्क रहता है कि वो जब खाली टाइम है आपकी ट्रुप्स के पास, आपकी कंपनी के पास, तो ट्रेनिंग इज द बेस्ट वेलफेयर, एक कहावत कही जाती है। आप अपने ट्रुप्स को कुछ और देना चाहते हैं तो ट्रेनिंग उनको अच्छा इंपार्ट कीजिए, ऑपरेशनली कैसे चलना है, वेपन कैसे हैंडल करना है, ड्यूटी के टाइम पर कैसे आपको हॉल्ट लेना है, किस प्रकार ऑल राउंड डिफेंस में रहना है, कैसे अलर्ट रहना है, पोजीशन आपका करना चाहिए। नेविगेशन सिखाइए आप उनको कि भाई आपके पास कम से कम ड्यूटी के टाइम पर 10-11 नेविगेटर्स तो हों। जनरली हार्डली कंपनी में 3 या 4 नेविगेटर्स तो उनकी बार बार आप यूटिलाइज करते हो, ऐसे और भी नेविगेटर्स तैयार कीजिए आप। नेविगेटर्स के अलावा फिर आप कंपनी में और भी पोस्ट रहती है, उस पर क्रिएट कीजिए आप, मतलब आपको स्किल जनरेट करना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है अगर आप एक बिल्कुल चैनलाइज वे में करें, और आपको स्किल मैपिंग करनी आती है। अगर भाई इस इंसान को ये काम पसंद है तो स्किल मैपिंग करेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे उसी काम को लोग खुशी खुशी करेंगे, और आपका जो बर्डन है या फिर आपका जो टास्किंग है वो कम हो जाएगा। गॉड सर। तो सर आपका वैसे फेवरेट वेपन क्या था जब आप रहते हैं सीआरपीएफ में? मेरा ट्रेनिंग के टाइम वाला ही वेपन फेवरेट है, 9mm ब्राउनिंग पिस्टल था। तो काफ़ी क्लोज क्वार्टर बैटल में इसको यूज़ करते हैं, और बढ़िया रहता है हैंडल में, और इट लुक्स गुड जब आप उसको लगा के चलते हैं तो अच्छा भी लगता है वेपन। इलेक्शन के टाइम पर मैं उसे इसी के साथ चला था। अच्छा। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है, और विद इन द टाइम आपने जो स्पेंड किया सीआरपीएफ में, अ, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको लीडरशिप के बारे में काफी सारी चीजें सिखाई हैं, अगर आप कुछ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? I'll answer in a general form. As leadership, सीआरपीएफ में आने के बाद काफ़ी गुरु मूवी, स्टार्टिंग में लीडरशिप आई यूज टू थिंक कि वन वे कम्युनिकेशन है, और आपको जो आपने कमांड दी है इट शुड बी हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं मतलब हो ही जानी चाहिए वाली बात थी। बट विद द टाइम कुछ चीज़ें ट्रेनिंग पर समझ आ गई थी, और कुछ अभी लास्ट 1.5 ईयर्स आई एम कमांडिंग द सेम कंपनी। तो उसके बाद ये चीज़ समझ आई कि लीडरशिप में गिव एंड टेक भी रहता है। ऐसा नहीं है लीडरशिप में कि वन वे कम्युनिकेशन, इट्स अ गिव एंड टेक। बस इसमें ये है कि जो आप कमांड दे रहे हैं वो आपको विजिबली दिखेगा बस, लेकिन जो टेक है, आपको इनपुट रखना है या जो आप रखना है, वो इनविजिबल है, दैट इज इंटेंजिबल। वो इंटेंजिबल चीज को समझना ही लीडरशिप है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगर इस चीज को दें, कि जैसे हमारे ट्रुप्स रहते हैं, तो आप जब आप स्किल मैपिंग कर लेते हैं, तो यू शुड बी नो कि कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी के से हटके कोई और काम कर रहा है। जैसे कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, लेट मी गिव एन एग्जांपल।
या किसी आर्टिस्टिक काम में बहुत अच्छा है, तो उसको क्या मोटिवेट करेगा वो काम करने के लिए? ड्यूटी भी कर रहा है, उसके अलावा एडिशनली वो कर रहा है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि वो और भी टास्किंग करेगा, कैंप मेंटेनेंस होगा या कैंप की जो अ, और भी साफ सफाई, उसमें अगर कॉपरेट करेगा वो, मान लीजिए किसी हॉल को बनाने में, वो तब मोटिवेट करेगा जब आप उसको पता हो कि आप क्या उसको इंटेंजिबल और दे सकते हैं। तो आपने कमांड तो कर देगी, ये हो जाना चाहिए, वो कर भी देगा, बट लीडरशिप में अगर आप एक ट्रू लीडर समझे तो उसकी वो जो कमांड है ना, वो भी इंटेंजिबल होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि उसका जो वेलफेयर, वो सोच चुका है कि भाई अगर इस इंसान ने अगर प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा काम किया है तो इसके बारे में ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। अगर किसी ने प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा काम किया है, एडिशनली एफर्ट्स डाले हैं, तो जिस प्रकार एडिशनल एफर्ट्स जो है वो इंटेंजिबल डाल रहा है, आप इंटेंजिबली सोच रहे हैं आप उसको, तो ऐसी आपकी कमांड भी बिल्कुल इंटेंजिबल होनी चाहिए। आपने कोई बात कही उससे पहले ही आपके सबॉर्डिनेट्स और उनको चीज पता होनी चाहिए कि भाई अगर कर देंगे तो कहीं ना कहीं अपना ही फायदा। तो ये मेरे हिसाब से एक पार्ट है कि कमांड दिखनी नहीं चाहिए, मतलब कमांड महसूस होनी चाहिए। यू नीड नॉट टू प्रेजेंट एट एवरी प्लेस, बट योर मतलब फॉर यू देयर शुड बी लव, रिस्पेक्ट इन योर कंपनी। ये मुझे ऐसा लगता है। गॉट इट सर। सर अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि कोई ऐसे 3 लाइफ लेसन जो आपने अपने जब आप प्रिपेयर कर रहे थे और अब आप सीआरपीएफ में हैं, कोई ऐसे 3 लाइफ लेसन जो आपने सीखे हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं एस्पिरेंट्स के साथ, वो कौन से होंगे? फर्स्ट तो ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, और दिस हर किसी को लगता है एस्पिरेंट को कि उसके साथ में मतलब बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक फेज रहता है, ये एक फेज है, हर किसी के साथ रहता है। और हर सक्सेसफुल आदमी को या जो एग्जाम क्लियर कर गया, उसको ये पता रहना चाहिए कि ये फेज है, और ये सब इसी के थ्रू गए हैं, जिसमें आपके आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ मेंटल इश्यूज रहेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल इशू रहेंगे, कुछ फैमिली प्रेशर रहेगा, कुछ आपके पीयर्स आगे बढ़े निकल गए होंगे लाइफ में, तो ये सब सबके साथ रहेगा। कई बार आप फाइनेंशियल क्रंच से भी जाएंगे, बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज भी रहता है। तो ये एक फेज है, प्रॉब्लम चेंज हो सकती है बट हर किसी के सामने आती है, तो यू नीड टू बी एट अ परसिवरेंस कि भाई ये निकल जाएगा फेज, और हिम्मत हारने का बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं। Second thing, give priority to spiritual aspects also while you are preparing or after getting, pass out in this exam also. Meditation और इस सबको ही तवज्जो देना चाहिए, because apart from your professional identity and stature, you are a human being, and when you are connected to yourself, so it's good कि आप अपने आप से connected रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप एक comprehensive व्यू में देखते हैं जब आप तैयारी कर रहे हैं तभी भी। तो उसमें आपको ये हिम्मत मिलेगी कि भाई नहीं निकला निकला या क्या किस तरीके, तो वो आपको मजबूती देगा उस टाइम पर। अगर बाद में निकल जाते हैं तो उसके बाद में आप लाइफ का एक और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देखेंगे, आप दूसरे को भी समझेंगे अच्छे से जब आप अपने आप को समझेंगे। फर्स्ट थिंग, हैव पेशेंस टू द लास्ट, एंड सेकंड इज गिव प्रायोरिटी टू स्पिरिचुअल एंड मेडिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, एंड थर्ड थिंग टू माई माइंड इज दैट रीड बुक्स अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स ऑल्सो। अगर आपको टाइम अलाउ करता है, कुछ अच्छी बुक्स हमेशा पढ़ते रहें, हमेशा। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा ही लाइफ में रहनी चाहिए। अच्छा। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर एस्पिरेंट्स ये वीडियो देखेंगे जो सीआरपीएफ या फिर फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा जो भी फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं? माई मैसेज टू देम इज वेरी क्लियर कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं यहाँ पर, जैसे कि व्हेन यू हैव अ यूनिफॉर्म, तो उस टाइम पर मैंने ये रियलाइज़ किया है विद इन इलेक्शन, अमरनाथ यात्रा, इन सब चीज़ों में। तो आप अगर सिविल ड्रेस में हैं तो आप इस भीड़ के पहाड़ से निकल जाएंगे, नो बडी विल बॉदर अबाउट यू कि क्या है। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, दैट टू बी द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लोगों का काफ़ी एक्सपेक्टेशन आ जाता है अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर। आप बात कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, भाई क्या ऐसा स्पेशल है। तो मेरा आपके लिए यही है कि आप उस चीज़ को हमेशा दिमाग में स्टार्टिंग से ही सोच के चलें, और अभी से मतलब आई थिंक जो भी कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट है वो स्टार्टिंग से उस टेम्परामेंट को बनाए अपना, और उस चीज़ को सोच करके चले कि हमेशा से मतलब मैं से कि स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग स्टार्टिंग से डेवलप करें, पढ़ते वक्त चीज़ों के, और चीज़ों को एनालाइज करते वक्त, और विद इन सोशल एम्बियंस ऑल्सो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी फैमिली में। कभी भी आप अपने व्यूज़ दें, आप अपनी बातों को कहें, किसी चीज़ पे सोचें, तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ऑलवेज डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज अ लेमैन, ऑलवेज कंसिडर कि आप आफ्टर ऑफिसर ही हैं, और आज नहीं तो कल आप बन जाएंगे उस चीज़ को लेकर। तो स्टार्टिंग से आप जितना रखेंगे, तो वो कहते हैं कि एकदम से कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो आपकी कदर नहीं करते, इसलिए स्टार्टिंग से आप उस चीज़ को धीरे धीरे कोप अप करेंगे, अपने माइंड में सेटल कर लेंगे, तो आप सक्सेसफुल तो हमेशा हो ही जाएंगे उस चीज़ को लेकर। आप एग्जाम भी क्लियर कर दें तो वो आप जब जॉब में घुसेंगे उस टाइम पर वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान रहेगी। यही मैसेज। गॉट इट सर। सर थैंक्स अ लॉट सर, आपने टाइम स्पेंड किया और अपना जो एक्सपीरियंस था प्रिपरेशन का, और जो अभी आप सीआरपीएफ में उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया, ताकि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा इंसाइट मिल सके कि कैसी लाइफ होगी। तो सो थैंक्स अ लॉट अगेन सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच आकाश, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंस, बिकॉज
यू नो दैट कि इतने टाइम से तुमने पेशेंटली सुना मेरे को, उससे पहले ये टाइम दिया, काफ़ी टाइम हमने पहले सोचा भी कि इस टाइम प्लान करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ की वजह से बार बार पोस्टपोन कर रहे थे। लेकिन ये इट शोज, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब तुमने पेशेंस से चीज़ को सुना, एंड देयर वाज नेवर अ रिलक्टेंस फ्रॉम योर साइड, यू आर वेरी मच कोऑपरेटिव, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट इज़ वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड। थैंक नो यू सो नो मच। प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।